कि जब भी छोटा नागपुर के कुर्मियों के बारे में सरकार सोचे तो भले इसका KURMI है लेकिन इसका आर का उच्चारण हार्ड है, तो जीए ग्रेजुएशन 1898 में ही बोल देते हैं, वो शिनाख्त करते हैं। और 1913 में जब ये चिट्ठी निकलती है तो 13 ट्राइब होते हैं। फिर यही चिट्ठी निकलती है 1931 में। उस समय ST का बात नहीं था, उस समय आदिवासी का बात नहीं था, उन ट्राइबों के शिनाख्त पहचान की बात थी कि कौन कौन से ट्राइब अपने कस्टमरी लॉ पर चलते। जिस दिन घुसेगा झारखंड का भी भला है और भारत सरकार का भी भला है। आदिवासियों का जो जितना हक है, जितना अधिकार है, जो अभी के लोग नहीं ले पा रहे हैं, कुर्मी जिस दिन आ जाएगा उस दिन आप समझिए झारखंड कितना सशक्त होगा। यहाँ मोर देन 50% ट्राइब होगा, यानी कोर में ट्राइब होगा। आपको कानूनी है, आज भी हम इंडियन सक्सेशन एक्ट से एग्जेम्प्टेड है। सैकड़ों जजमेंट में दिखाऊंगा, बहुत सारे जजमेंट है। 1925 में यहीं पर बूटी का है, यहीं पर बूटी का है, हरखनाथ औजार का कि मेरा मामला सुन लो। ये कोर्ट का मामला नहीं है सर, यही तो प्रॉब्लम है। जब मैं शुरू में बोला कि ये एंथ्रोपोलॉजिकल मामला है तो आप एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से ना हम ट्राइब होंगे, ना सोशियोलॉजी के हिसाब से होंगे, या किसी का गलथेथरी में होंगे। अरे भाई सीधी बात है कि 1885 में शुरू हुआ फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, जो 1891 में खत्म हुआ, और करने वाला आदमी था H.H. रिजले, जिसमें छाटा छोटा नागपुर के पठार में 13 जनजातियों को। आप इतिहास में जाइए कि सरकार फालतू में कोई सर्वे नहीं कराती है, जब उसका गला फंसता है ना तब करती है। तो सरकार जो 1865 में इंडियन सक्सेशन एक्ट लाई, मुद्दे पर जाइए, मुद्दे के बाहर सवाल मत लाइए। 1865 में, मैम सुन लीजिए, पहले समझ लीजिए चीज को, पब्लिक के पास सही बात को जाने दीजिए। 1865 में इंडियन सक्सेशन एक्ट आता है, डेट देखते जाइए। उस समय ये इंडियन सक्सेशन एक्ट बनता है ओनली फॉर हिंदू, सिख, बौद्ध एंड जैन। ये 2 ब्राह्मणिकल बुक से बनता है। एक का नाम है मिताक्षरा और एक का नाम है दायभाग। यानी वहां पर 2 ही रास्ता है आपके फैसले का, या तो दायभाग स्कूल में आपका फैसला होगा या तो मिताक्षरा स्कूल में फैसला होगा। लेकिन इस भारत में इन धर्मों से बाहर भी लोग थे जिनका अपना कस्टम था, अपनी परंपराएं थी। उन लोगों ने जब कंप्लेन किया कि आपका कानून हमारे कस्टम से मेल नहीं खाता है, तब सरकार की मजबूरी हो गई कि भाई हमें पता करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। इसीलिए आइडेंटिफाई करने के लिए 1885 में H.H. रिजलो को, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, वो 6 साल यहाँ पर सर्वे करते हैं। 1885 ज्यादा दिन का बात नहीं है, अभी से 150 साल का बात है। बात को जरा समझने का प्रयास कीजिए, पब्लिक के पास सही बात जाने दीजिए। उसको जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि इंडियन सक्सेशन एक्ट सब पर लागू नहीं, खप नहीं रहा था। तो किस पर खप नहीं रहा है, किसके साथ मेल नहीं खा रहा है, तब ये 13 ट्राइब आइडेंटिफाई होते हैं। और यही 13 ट्राइब, यानी कानून लागू होने का 48 साल लगता है सरकार को। तब 1913 की चिट्ठी निकलती है, वहां पर 13 ट्राइब होते हैं, संथाल, मुंडा, हो, उराव, पढ़ लीजिएगा। और वहां पे कुर्मी भी 11 नंबर में है। सीधी बात है, ये कौन सा कुर्मी है? ये छोटा नागपुर के पठार का कुर्मी है, वो बिहार का KURMI नहीं है। इस बात को दिमाग में ऑलवेज रखिए। नहीं तो जीए ग्रेजुएशन का लिंग्विस्टिक सर्वे पढ़िए, वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी छोटा नागपुर के कुर्मियों के बारे में सरकार सोचे तो भले इसका KURMI है लेकिन इसका आर का उच्चारण हार्ड है, तो जीए ग्रेजुएशन 1898 में ही बोल देते हैं, वो शिनाख्त करते हैं। और 1913 में जब ये चिट्ठी निकलती है तो 13 ट्राइब होते हैं। फिर यही चिट्ठी निकलती है 1931 में। उस समय ST का बात नहीं था, उस समय आदिवासी का बात नहीं था, उन ट्राइबों के शिनाख्त पहचान की बात थी कि कौन कौन से ट्राइब अपने कस्टमरी लॉ पर चलते हैं। और ट्राइब का जो मेन बात था वो था रेशियल,
क्योंकि जो भी ट्राइब होता है वो सिंगल रेस का होता है, सिंगल नस्ल का होता है, उसकी अपनी भाषा होती है, उसकी अपनी संस्कृति होती है, उसका रहने का अपना भूभाग होता है, उसका ज्योग्राफिकल एरिया होता है। इन सारे चीजों में उन्होंने कोई 1-2 पैरामीटर में नहीं चेक किया, उन्होंने मोर देन 100 पैरामीटर्स में चेक किया। HSDC का किताब पढ़िए, एक ही किताब तो पढ़ना है, 10 को 20 को पन्ना पढ़ना है, लेकिन वो कोई पढ़ता नहीं है और कुर्मी पर आक्षेप लगाता है। फिर जब 1925 में इंडियन सक्सेशन एक्ट का रिवीजन होता है, तब सरकार का फिर बाध्यता होता है चिट्ठी निकालने का। तब 1931 में फिर चिट्ठी निकलती है कि कौन कौन से लोग इंडियन सक्सेशन एक्ट से एग्जेम्प्टेड है। अब देखिए 31 से 50 मात्र 19 साल होता है, 12 को उठा के आप शेड्यूल कर देते हैं और एक को छोड़ देते हैं। तो बताइए कुर्मी का मामला क्या है? क्या कुर्मी ट्राइब बनना चाहता है, या कुर्मी एक ट्राइब है जो इंडियन सक्सेशन एक्ट से आज भी एग्जेम्प्टेड है, लेकिन सरकार ने षड्यंत्र किया है, हमें BC में डाल दिया। एक ट्राइब को कास्ट में बदलने की साजिश है। मैं तो सभी इंडिजिनस पीपल को कहता हूं कि भारत में अगर इंडिजिनस पीपल का सारा हक अगर लेना है तो बिना कुर्मी का लेने नहीं सकोगे। सभी ट्राइब्स बैठे और कुर्मी के मामला को समझे कि कुर्मी का मामला क्या है। भील यहाँ है मात्र 1 करोड़ 20 लाख, लेकिन कुर्मी 2.5 करोड़ से ज्यादा है। कुर्मी जिस दिन घुसेगा झारखंड का भी भला है और भारत सरकार का भी भला है। आदिवासियों का जो जितना हक है, जितना अधिकार है, जो अभी के लोग नहीं ले पा रहे हैं, कुर्मी जिस दिन आ जाएगा उस दिन आप समझिए झारखंड कितना सशक्त होगा। यहाँ मोर देन 50% ट्राइब होगा, यानी कोर में ट्राइब होगा। आधार भी इसका बनने का वही था। लाली कमीशन में इन्होंने हमें जोड़ा, सीधा फर्स्ट लाइन में लिखा है, पहला ही लाइन में लिखा है, लाली कमीशन क्या है? पहला ही लाइन में लिखा है कि 24% ST वर्तमान के और 24% होम मिनिस्ट्री लिख रही है। लाली कमीशन में होम मिनिस्ट्री लिख रही है कि 24% जनजाति वर्तमान के और 24% से अधिक गैर सरकारी आदिवासी। तो इस गैर सरकारी आदिवासी जिसको सिनाब लाली कमीशन ने किया था उसको यहाँ जोड़ा। और झारखंड बनने का आधार क्या था? झारखंड बनने का आधार था यहाँ की भाषा और संस्कृति का संरक्षण और इंडिजिनस पीपल का संरक्षण। भारत एक तो राज्य सरकार ना 5th शेड्यूल लगा पाती है ठीक से, ना 6th शेड्यूल लगा पाती है। ये लोग 75 साल से क्या कर रहे हैं? बाकी ट्राइब्स अभी तक सरकार से 5th शेड्यूल नहीं लगवा सके। अरे झुनझुना पकड़ाया है पैसा का, हम लोग होते तो बोलते पैसा क्यों लगाएगा, तुम सीधे लगाओ। आगे की रणनीति देखिए, देश संविधान से चलता है, हमें अपनी आवाज पहुंचानी है, जिसमें हम लोगों ने सबसे बड़ा पहली बार इतिहास में शॉर्ट ट्रेन। देखिए अगर हमारी आबादी नहीं होती तो हम शॉर्ट ट्रेन का ऐलान नहीं कर पाते। और आपने अपने आंखों से देखा कि झारखंड में 40 जगह जो रुका लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे। ये असंवैधानिक तब होता जब हम सरकार को पहले से बोल के नहीं रखते। गलती तो सरकार की है, वो मेमोरेंडम लेता है, एप्लीकेशन लेता है, लेकिन बुलाता नहीं है। तो उनके मन में क्या छल है, क्या कपट है, हम लोग यही जानना चाहते हैं। और ये सिर्फ कुर्मियों के साथ क्यों है? अच्छा, सारे पैरामीटर जो आप बता रहे हैं, जी हाँ, समाज जो आदिवासी में आता है, फिर इतनी बड़ी संख्या में लोग विरोध क्यों कर इस बारे में? नहीं, देखिए जो आज विरोध कर रहे हैं, एक चीज आप लोग गौर कीजिएगा, कोई संस्था माने एक जनजाति अगर उनमें दम है, जो लोग विरोध कर रहे हैं, तो बोले कि मैं फलाना कम्युनिटी का, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे 33 हैं, तो बोले मैं फलाना कम्युनिटी से बोल रहा हूं। ये अलग अलग कम्युनिटी, यहाँ 33 कम्युनिटी है जी। आप कैसे सभी तो आदिवासी, मैं भी तो आदिवासी। अगर आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं, देखिए गलथेतरी तो नहीं है, इन लोग गलथेतरी कर रहा है, तो किसी के मुंह से, हमारे मुंह से बोलने से दे देगा? मैं तो बताया आपको कानूनी है। आज भी हम इंडियन सक्सेशन एक्ट से एग्जेम्प्टेड है। सैकड़ों जजमेंट में दिखाऊंगा। कौन जजमेंट? इस तरह का बहुत सारे जजमेंट है। 1925 में यहीं पर बूटी का है, यहीं पर बूटी का है, हरखनाथ हवलदार का, जो पहला केस यहाँ जीते थे। क्या केस था?
केस था कि उनका गांव, उनका कुछ बकाया रह गया था लगान, तो लगान बकाया रह गया था, तो वो नीलामी में जा रहा था। तो उन्होंने एक साहु जी से पैसा लिया और उन्हें कहा कि मैं अगर 1 साल में ना पैसा लौटाऊं तो जमीन आपको रजिस्ट्री कर दूंगा। पैसा मिल गया, वो लगान दे दिए। वो 3 मौजा के वे जमींदार थे, तो वो एक मौजा बोले ठीक है भाई मैं बेच दूंगा। साल भर में वो पैसा नहीं दे पाते, ये डीड बना देते, साहु जी को डीड मिल जाता। लेकिन जब उनके, हम लोग बखरी बोलते हैं, बखरी वाले माने एक खतियान में जितने लोग का बंटवारा होता, तो उसके बखरी वाले यानी उसके गोष्ठी वाले, बाकी लोग को जब पता चला कि ये तो जमीन बेच दिया, मैंने पूरा बूटी बस्ती बिक गया था सर, उसको